नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वार्ष्णेय दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक बार फिर से। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात करी थी अध्याय 1 की, जिसमें मैंने ये बताया था कि उस टाइम पे लोग किस तरीके से कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जिसका मैंने जो आपको लिंक जोड़ा था जिसका, वो था रोटी कपड़ा मकान से। यानी कि वो कैसे क्या रोटी खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे और कहाँ रहते थे। तो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि वो कैसे क्या क्या करते थे। आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर 2 की, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फैक्टर काम करता है। एनसीईआरटी बेस क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका लेसन का नाम है खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। जो मैं लिखवा रहा हूँ हाथ के साथ आप वो नोट करते चलें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पंचऋषि क्लासेस का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि निरंतर हमारे लेक्चर उसमें सेव होते जा रहे हैं। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम हम कहेंगे तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि पहले जो इंसान था वो पहले हंटिंग करता था, फिर उसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ कि उसने फूड की ग्रोइंग करनी शुरू कर दी, यानी खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। तो हमें आज इसी टॉपिक पे बात करनी है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम उस टाइम के पीपल जहाँ से हमने मनुष्य को जानना शुरू किया था, जहाँ से हमें पता चला है कि इंसान हमें देखने को मिले, यानी कि हम उनको कह सकते हैं अर्लीस्ट पीपल, यानी कि पहले के लोग। जो उस टाइम के जो लोग थे, यानी कि लगभग उस टाइम को जो समय हम कहते हैं कि जो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इंसान ने रहना स्टार्ट कर दिया था या इंसान हमें देखने को मिले थे, तो वो समय का हम जो मानते हैं वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो को मानते हैं। यानी कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले हमें ये देखा गया था कि इंसान हमें देखने को मिले थे, इंसानों ने रहना शुरू कर दिया था। वो हंटिंग करते थे या खाते थे, इस चीज़ से मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि इंसानों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो इंसान थे वो 2 तरीक़ों से अपने जीवन यापन कर रहे थे। उसमें 2 चीज़ों को वर्गीकरण किया गया था। जो पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलता है 1 और 2। पहले देखने को मिलता है कि पहले का जो इंसान था वो शिकारी था। फिर दूसरे वर्गीकरण में हमें ये देखा गया है कि उसने इधर तो वो जानवरों को मार रहा है, और इधर यहाँ पे वो जानवरों का पशुपालन कर रहा है। उसने जानवरों की रियरिंग शुरू कर दी थी, जानवरों का पशुपालन उसने करना शुरू कर दिया था। अब हमें इस टाइमिंग पीरियड में जो ये इन दोनों टाइमों को आपस में डिवाइड करता है, हमें इसी चीज़ का पता लगाना है कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे एक तरफ इंसान जानवरों का शिकार करता था और दूसरी तरफ उसने जानवरों का पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और ये वाली डिवाइडिंग लाइन जो है ये करीब 12,000 साल पहले की मानी गई है। यानी कि 12,000 साल पहले जो इंसान था वो शिकार करता था, और 12,000 साल बाद उसी इंसान ने उन्हीं जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था कि यही इसी फैक्टर में हमें आज बात करनी है। तो 12,000 साल पहले जो हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, यानी कि जलवायु परिवर्तन। मैं दोनों में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी उसको नोट करते चलें हैंड टू हैंड। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन में ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए जिससे कि मनुष्य शिकारी बना, फिर शिकारी से जानवरों का पशुपालन करने लगा,
तो उसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए शिकारी करना, यानी कि हंटिंग गैदर्स, शिकार करना। कि कैसे कैसे लोगों ने शिकार करना शुरू किया था उस टाइम पे। अच्छा, हमने एक बात नोटिस करी है, हमने पहले चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि उस टाइम के लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे। ऐसा ही हमें ये पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें मोस्टली यही चीज़ देखने को मिलेगी। चैप्टर 1 में भी हमने ये देखा था, चैप्टर 2 में भी ये देखा था, देखेंगे अब, और आगे के चैप्टर्स में भी हम यही देखेंगे। जो अब 6 क्लास की जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी ये चीज़ हमें और डिटेल से हमें उसमें पढ़नी है। तो हमारा जो शिकार करने का ये जो हंटिंग गैदर्स का जो फैक्टर है, ये 4 स्तंभों पे खड़ा है। इसके 4 स्तंभ हैं मुख्यतः। पहला स्तंभ ये है कि इनमें मूवमेंट क्यों हुआ, इनमें मूवमेंट क्यों हुआ, मूवमेंट क्यों, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों गए। दूसरा फैक्टर, जब ये सब मूवमेंट कर रहे थे, तो जैसे कि चैप्टर 1 में ये अपने साथ टूल्स लेके चल रहे थे, तो जब ये मूवमेंट करते साथ में, तो इनके साथ में टूल्स किस तरीके के थे, किस तरीके के इन्होंने यूज़ करते थे ये अपने टूल्स। तो औजार कैसे यूज़ करते थे, औजारों का इस्तेमाल कैसे। सी फैक्टर हमारा, जैसे देखिए सारी चीज़ें दूसरे से लिंक है। आपने चैप्टर 1 को समझ रखा है तो उम्मीद है कि चैप्टर 2 समझने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप कृपया करके चैप्टर 1 को जरूर पढ़ें। और मैंने बहुत ही आसानी से उसको समझाने की कोशिश करी है। 2 भागों में मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो आपको ये समझना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है अगर आपने वो नहीं देखी है तो। सी फैक्टर हमारा है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, पीपल लिव्ड, रहते कहाँ थे। और डी फैक्टर है, डी फैक्टर इम्पॉर्टेंट आता है कि जब हम बात 12,000 साल पहले की कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये देखा जाता है, ये माना जाता है, ये एनसीईआरटी क्लास में आपकी 6 में मेंशन है कि आग के बारे में जानकारी थी उस टाइम पे लोगों को। हालांकि ये 5 लाख साल पहले की बात है, क्योंकि ये वाला जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं अभी, ये हम इसी वाले फैक्टर में पढ़ रहे हैं कि 12,000 साल पहले की जो घटना थी वो किस तरीके से क्या घटी थी, लोगों ने क्या क्या करना शुरू किया था। तो ये वाला फैक्टर भी, जो आग वाला जो फैक्टर है, ये भी इसी वाली लाइन में ही आपका आता है। ठीक है, तो ये इन 4 फैक्टरों पर हमें बात करनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना। बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर हैं, सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालिए मूवमेंट क्यों, रीज़न, मूवमेंट का रीज़न, रीज़न ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, एक दूसरे स्थान पे क्यों गए, तो इसको आप ये साथ में मैंने ये छोटा डायग्राम बनाने की आपको समझाने की कोशिश करी डायग्राम के थ्रू। देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको रटना भी पड़े और हो सकता है आप समझ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के उसको रटेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में। ठीक है, पहला फैक्टर हम अपना ये करते हैं कि देखिए जब चैप्टर 1 में जिस टाइम पे लोग वहाँ पे रह रहे थे, मैंने बताया था आपको कि नर्मदा नदी के किनारे लोग हंटिंग गैदर्स करते थे, यानी कि खाने को इकट्ठा करते थे, चाहे वो जानवर के रूप में करें चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में करें, उनको खाना इकट्ठा करना होता था। लेकिन अब चैप्टर 2 में क्या है, उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो ये माना जाता है कि उन्होंने अपना जो खाना था वो सारा खा लिया था, यानी कि खाने की तलाश में, खाने की तलाश में, खाने की तलाश में उन्होंने
अपना मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि लिखते रहिए हाथ क्या थी, क्योंकि जो पहले का जो खाना था वो सब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सारा अनाज वे पहले ही खा चुके थे। और अनाज में उनके उस टाइम पे क्या था, जैसे भी देता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे जानवर या पेड़ पौधे। ठीक है, बहुत ही आराम से तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जो कि आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ सकता है मेरे हिसाब से। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप हाथ क्या लिखते चलें। ठीक है, बी पॉइंट हमारा ये आता है, बी पॉइंट हमारा आता है कि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लोगों ने जहाँ पे वो चैप्टर 1 में कि वो खाने की तलाश में जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया था, यानी कि खाने की खेती शुरू कर दी थी। अब इधर क्या आता है कि जैसे कि आदमी जो था उस टाइम वो जानवर को फॉलो कर रहा था, यानी कि उस टाइम पे जो था वो आदमी जानवर को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी। अब चूँकि आदमी जानवर का शिकार करेगा, लेकिन जानवर भी तो कुछ खाएगा भाई, जानवर को भी तो जीने के लिए, ज़िंदगी जिंदा रहने के लिए शिकारी की ज़रूरत है। तो जानवर जो था वो अपना शिकार ढूंढता था, और जानवर को ढूंढने के लिए आदमी उसके पीछे गया। तो इस तरीके से आदमी का उस टाइम मूवमेंट शुरू हुआ। जो दूसरा कारण समझ में आ पा रही है आपको, यानी कि पहले तो आदमी जानवर की तलाश में था, आदमी ने जानवर को पीछा किया, फॉलो का मतलब पीछा किया, क्योंकि जानवर अपने शिकार के लिए गया, मतलब कि वो आगे बढ़ा, जानवर अपने शिकार के लिए आगे बढ़ा, इसलिए आदमी उस जानवर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा। समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए समझने कोई इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उस टाइम पे क्या था, क्योंकि जानवर को खाने के लिए भी, अपने ज़िंदा रहने के लिए भी कुछ ज़रूरी था कि वो भी ज़िंदा रहने के लिए किसी जानवर का शिकार करे, क्योंकि उस जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे पहले के जो इंसान थे वो पहले ही जानवर को खा चुके थे, इसलिए जानवर को कोई अपना शिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए जानवर भी अपना शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे गया। उस जानवर को फॉलो करते करते जो उस टाइम का आदमी था, जो इंसान था, वो उस जानवर के पीछे गया। तो इस तरीके से आदमी ने भी, अपना इंसान ने भी मूवमेंट किया। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इंसान है, जैसे चलो उसने नॉनवेज भी खा लिया, फिर उसने घूम भी लिया, खा भी लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या होता था कि एक जगह पे जाकर जब एक उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, तो एक जगह पे जाकर उनको कुछ सीजनेबल पौधे, यानी कि मौसमी जो होते हैं ना, सीजनेबल पौधे होते हैं, मौसमी पौधे या जानवरों की तलाश में। उस टाइम आदमी क्या सोचता था, यार अभी इस पौधे का टाइम नहीं है, चलो अब ये वाला मौसम आने वाला है या ये वाला सीज़न आने वाला है, तो इस टाइम पे वो वाला जानवर वहाँ पर होगा, तो उसकी तलाश में वो लोग आगे मूवमेंट करना शुरू करें। समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। उन्होंने खा भी लिया, खाना खाने के बाद आदमी क्या करता है, खाना खाना नॉर्मली आदमी पानी पीता है। अब वो निकले पानी की तलाश में, और पानी की तलाश में भी ऐसी जगह पे निकले जहाँ पर पानी की तलाश में भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी स्थायी हो, पानी की तलाश में जहाँ पानी स्थायी रूप से हो। कहने का मतलब क्या है, कुछ जगह ऐसी होती थी
उस टाइम पर जहाँ जहाँ जब पानी आता था, चलता था, लेकिन एक टाइम के बाद पूरा सूखा पड़ जाता था। तो जहाँ पर पानी को इन लोगों को जहाँ निश्चित रूप से उनको पानी देखने को मिलता था, यहाँ उनको पानी लगता है कि वहाँ पर पानी है, कभी सूखेगा नहीं, तो वो उन्होंने उस कारण से मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये मुख्यतः 4 कारण हमें देखने को मिले कि लोगों ने मूवमेंट अपना करना क्यों शुरू किया। समझ पा रहे हैं आप? ये एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैंने आपको, ये जो मैंने आपको एक पेज की चीज़ बताई है, ये कम से कम एनसीईआरटी में आपका 2 से 3 पेज में बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज के रूप में लिख रखा है, जिसको मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी, छोटी छोटी इसमें पार्ट्स में, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बात हो गई हमारी रीज़न ऑफ द मूवमेंट की। अब हम बात करते हैं टूल्स की, कि टूल्स कैसे इस्तेमाल करते थे और किस रूप से इस्तेमाल करते थे। तो आगे हम बढ़ते हैं टूल्स की तरफ। तो हेडिंग डालिए टूल्स। नंबर 2 टूल्स यानी कि औजार। औजार को आप मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ट्रायंगल टाइप का, त्रिभुज टाइप का, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब त्रिभुज के उसमें हमने रूप में बांध लिया ABC। अब देखते हैं इसमें कि किस रूप में ये यूज़ करे जाते थे। पहला जो मेन टूल है हमारा वो है स्टोन यानी कि पत्थर का औजार। दूसरा हड्डियों का औजार, बोन टूल। और डी है हमारा लकड़ी का औजार, वुड टूल। ठीक है। अब अच्छा, ये हड्डियों का टूल और लकड़ी का औजार, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं दोनों, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। लगभग इनके साक्ष्य ख़त्म ही हो चुके हैं। और जो हमारा स्टोन टूल है यानी कि जो पत्थर का औजार है, ये कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलते हैं। ये आज भी देखने को मिलते हैं। अब इनका यूज़ कैसे कैसे होता था, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। स्टोन पत्थर का औजार यानी कि जब भी किसी मीट या हड्डी को काटना हो, मांस या किसी की हड्डी, मीट तथा बोन, उसको काटने में, है ना, जो पेड़ का तना होता है उसको काटने में, पेड़ का तना काटने में, और आपका थर्ड पॉइंट जानवर की खाल उतारने में। लास्ट आपका, अब भाई सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ खाएंगे भी तो सही, यानी कि फल सब्जी तो नहीं होती थी खैर, लेकिन जो भी अगर फ्रूट्स, हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर हल्के हल्के फ्रूट्स उन्होंने उगना शुरू कर दिया था। तो फल सब्जी व जानवर की खाल, मतलब कि खाने के रूप में, इन शॉर्ट खाने के रूप में कोई चीज़ काटनी है, या भी देखिए यहाँ पे जानवर की खाल भी खा रहे हैं, मीट तथा बोन सब कर रहे हैं, तो लगभग खाने के रूप में ही है वो। तो ये वाला जो स्टोन वाला जो फैक्टर है, ये इम्पोर्टेंट वाला है ये। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा थर्ड पॉइंट, लोग कहाँ रहते थे, लोगों का रहना। तो इसके भी आप 3 भागों में इसको डिवाइड कर लें। मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड हो सकता है, A, B और C। ठीक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था
कि लोगों ने वहाँ रहना ज़्यादा पसंद किया था कि जहाँ पर उनको पानी अच्छा मिलता था, यानी कि पानी भरपूर मात्रा में मिलता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है कि जहाँ पानी भरपूर मिले, जहाँ पानी हो, इन शॉर्ट जहाँ पत्थर अच्छी क्वालिटी के हों, जहाँ पत्थर की अच्छी सुविधा हो, तथा जहाँ रॉक शेल्टर्स यानी कि पत्थर के जो गुफाएं होती थी, उसको हम कह सकते हैं पत्थर की गुफाएं। तो यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था। और ऐसा देखा जाता है कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, इन तीनों के इम्पोर्टेंट है लोगों का रहना। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पानी हो वहाँ बस गए थे ये लोग, जहाँ पत्थर भी बहुत अच्छे थे ऐसी जगह बस गए थे, और जहाँ पत्थर की गुफाएं बहुत अच्छी होती थी वहाँ भी ये लोग बसे हुए देखे गए थे। और ये जो पत्थर की गुफाएं हैं ये लोगों को बचाती थी। किससे बचाती थी, ये थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। ये बचाती थी लोगों को, जैसे कि बरसात है, ठंड है, गर्मी है, इत्यादि आपदाओं से बचाती थी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये जो पत्थर की गुफाएं थी, इसमें एक गुफा का नाम दिया है जो कि एक बहुत ही फेमस है, भीमबेटका। भीमबेटका गुफा नाम की एक गुफा है जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका गुफा एमपी में स्थित है, जो कि इस गुफा में हमें ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि इंसान वहाँ पर रहता था। और इस गुफा में ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिससे ये पता चलता था कि उस टाइम के जो लोग थे वो शिकार करते थे जानवरों का, और मतलब खाते पीते थे इस तरीके से। उसमें चित्र दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको अभी अपनी इस दिखाता हूँ। एक फ़ोटो मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है। देखिए, जैसे कि इस फ़ोटो में आप देखिएगा कि हमें ये जो लेफ़्ट साइड में है इसमें देखने को मिल रहा है कि लोगों ने इसका शिकार कर रखा है। ठीक है, ये इसमें लोग रहते थे। और इधर ये देखने को मिल रहा है कि इस पेंटिंग में कि लोगों ने शिकार भी कर रखे हैं। यानी कि गुफा तो हमें ये बताती है कि लोग रहते थे उस टाइम पे गुफा के अंदर, और पेंटिंग हमें ये बताती है, जो चित्र है, कि इस टाइम पे यहाँ पे लोग शिकार भी किया करते थे। तो हमें क्या पता चलता है भीमबेटका गुफा से? गुफा से तो ये पता चलता है, गुफा से लोगों का रहने का तथा चित्र से शिकार करने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अब चौथा पॉइंट बचता है हमारा फायर के बारे में, यानी कि नॉलेज ऑफ फायर, आग की जानकारी। तो ये भी थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एज के ऊपर, कि युग का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया था। तो आगे की जानकारी के लिए ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं, लेकिन उसमें भी अगर आप कुछ पॉइंट्स हैं कुछ लिख लीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व 5 लाख वर्ष पूर्व आग का आविष्कार था वो हो चुका था। आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट ये है कि इसका उपयोग जो लोग करते थे इस टाइम पे भी, जो इसका उपयोग करते थे वो किस उसमें उपयोग करते थे, तो इसका उपयोग करते थे जानवरों की खाल को पकाने में, जानवरों की खाल को पकाने में, रोस्टिंग ऑफ फूड। दूसरा जो यूज़ करते थे वो करते थे जानवर अपनी रक्षा करने के लिए, जो कि उनके पास, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए जानवरों की खालों को पका रहे हैं वो, तो कभी इनके पास शेर आ गया, तो थोड़ी ना है कि शेर को पकाएंगे कोई नहीं। तो ऐसे जानवरों को बचाने के लिए जो कि थोड़े जेंटल होते थे, जैसे कि मान लीजिए शिप है, काव है, हिरन है या कुत्ता है, इस तरीके से जानवरों की रक्षा करने के लिए, अपनी गुफा की भी और उनकी भी। और अपनी रक्षा वो किससे करते थे? आँख से, आँख से जंगली जानवरों की रक्षा, आँख से जंगली मतलब जंगली जानवरों से अपनी रक्षा। लाइट के रूप में, यानी कि रोशनी के रूप में, रोशनी के रूप में यूज़ किया करते थे वो आग को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आग का है कि कुरनूल गुफा है एक, जो कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि आग की जानकारी है, यानी कि कुरनूल गुफा से हमें ये पता चलता है कि तब जो आग की जानकारी थी वो उसमें मेंशन है। कुरनूल गुफा में आग की जानकारी का साक्ष्य है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए मुख्यतः। अब क्या है कि अब हम ये देखते हैं कि ये 12,000 साल पहले की बात हो गई, लेकिन अब उसके 12,000 साल बाद, यानी कि जो अभी भी हम पहले ही हैं, हम लिखेंगे 12,000 साल पहले ही, लेकिन जो हमारा हंटिंग गैदर्स वाला, जो शिकारी वाला जो सिस्टम था, जो शिकारी वाला जो हमारा पॉइंट था, उससे आगे क्या हुआ। यानी कि एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये जानवरों की खाल खा रहे थे, है ना, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, अनाज को इकट्ठा कर रहे थे। तो अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसके बाद उस टाइमिंग पीरियड में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो हम ये हेडिंग डालते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बाद क्या हुआ। जलवायु परिवर्तन के बाद 12,000 वर्ष पहले क्या हुआ। ठीक है। अब इससे ना, इसमें प्यूपिलियो ने, जो लोग थे उस टाइम पे, टूल्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। तो उसका टूल्स का जो यूज़ था उसका भी क्लासिफिकेशनों में चेंजेस पाया गया है। यानी कि जो लोग थे वो उस टाइम पे जो औजार यूज़ कर रहे थे, तो इन औजारों को उसके युग, जो कहते हैं ना एक टाइम आता है कि इसके बाद लोगों का तरीका बदल जाता है, तो इस टूल को यूज़ करने में जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस तरीके से औजारों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एंड एज, किस युग में किस तरीके के टूल्स का यूज़ किया गया है, तो उसको हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। यानी कि ऐसा क्या टाइमिंग पीरियड रही होगी कि लोगों ने अपने जो एज के अकॉर्डिंग, यानी कि युग के अकॉर्डिंग, जो आधुनिक युग या ऐसे कैसे आता है ना, उसको किस तरीके से युग के अकॉर्डिंग शुरू किया था। तो लगभग बात चूँकि 2
मिलियन पहले की हो रही है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व। फिर एक भाग करते हैं हम 12,000 वर्ष, तीसरा भाग लेते हैं हम, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में ही है। तीसरा हम लेते हैं 10,000 वर्ष पूर्व, और चौथा हम लेते हैं आपका 4500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2 मिलियन, 12,000, 10,000 और 4500, इन 4 भागों में एज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 2 मिलियन से 12,000 वर्ष के लिए जो नाम दिया गया है उसको कहा गया है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैलियोथिक एज। पैलियोथिक एज, जिसमें कि पैलियो का मतलब है पुराना, यानी कि ओल्ड, और थिक का मतलब है स्टोन, और इन शॉर्ट में हम उसको कहेंगे तो ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, 12,000 से 10,000 के टाइमिंग पीरियड को कहते हैं मीजोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण युग। मीजोलिथिक एज, इसमें मीजो का मतलब होता है स्मॉल, और लिथिक का होता है स्टोन, यानी कि मिडिल स्टोन एज। ठीक, 10,000 से जो 4500 वाला टाइमिंग पीरियड है इसको कहा जाता है नव पाषाण युग। तो आप सही से लिख दीजिएगा, नव पाषाण युग। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, नियो का हो गया नया और लिथिक का हो गया स्टोन, और इन दोनों का मिला के हो गया न्यू स्टोन एज। ठीक है, इसमें जो पत्थर जो पाए जाते थे न्यू स्टोन एज में, वो एकदम शार्प, पॉलिश्ड, एकदम बेहतर चमक होती थी उनमें। इस तरीके के पत्थर पाए जाते थे मुख्यतः रूप से नव पाषाण युग में। ठीक है, और इस पूरे, अगर हम बात करें 2 मिलियन ईयर्स से 4500 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मिलियन से 4500 ईयर तक के समय को पत्थरों का युग कहा जाता है, स्टोन एज। स्टोन एज कहा जाता है। अभी हमने बात करनी स्टार्ट नहीं करी है कि जो क्लाइमेट के बाद का जो चेंज हुआ था वो लोगों में किस तरीके से हुआ था, कि टूल्स किस तरीके के यूज़ हुए थे, लोग कहाँ रहते थे, है ना। और जो हमने उसमें 4 टॉपिक्स बात करी थी वो हमने बात अभी करी नहीं है, अभी हम उस पर भी बात हमारी रह गई है, तो उसका भी हम बात हमारे भी करेंगे अभी। लेकिन जो मुख्यतः ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो बात है, ये मैंने आपको पहले बता दी, खैर अभी का टॉपिक नहीं था, ये अभी बात की उसकी बात थी, लेकिन मैंने आपको उसमें अभी बता दिया, क्योंकि आपको ये सब क्लियर होती चली जाएंगी जो आगे की जो बात होने वाली है।
उसमें इसका मेरा बताने का उद्देश्य केवल यही था, वरना ये भी थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद बताता मैं आपको, लेकिन उसमें जो मैं बताने वाला हूँ उसमें इसका रोल है, ठीक है। तो स्टोन एज कहा जाता है। अच्छा, जो 4500 के बाद वाली जो पॉइंट है, जो 4500 के बाद वाला जो पॉइंट है, यानी कि 4500 के बाद को जो बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो उसको ब्रॉन्ज युग कहा जाता है। उसको ब्रॉन्ज युग कहा जाता है। किसको? 4500 के बाद वाले समय को, के बाद वाले समय को। तो हमारा ये वाला पॉइंट अब ख़त्म होता है। अब चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अब इसी वीडियो पे हम अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 12,000 साल बाद जो हंटर था वो फाइनली कैसे फूड कल्टीवेटर बना, कैसे उसने जो फल थे, कैसे उसने उसकी खेती करना शुरू किया, कैसे उसने उसको ग्रो करना शुरू किया, कैसे एक फार्मर जो हंटर था वो कैसे एक फार्मर बना, कैसे वो एक हर्डर बना। हर्डर यानी कि जो रखवाली करता है पूरे खेत की या पूरे अपने फसल की। वो चीज़ हम अब देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। उसमें मुझे पता है कि आधी अधूरी चीज़ छोड़ना सही नहीं है, लेकिन उसके लिए क्योंकि आपको पढ़ने में आनंद आता रहे, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने ये सजेशन सोचा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही फूड कल्टीवेशन के साथ। नमस्कार।